नमस्कार। आज हम एक ऐसी भारतीय फिल्म की गहराई में उतर रहे हैं जिसने 2009 में हॉरर और थ्रिलर देखने वालों को सच में चौंका दिया था। फिल्म है 13B, फियर हैज अ न्यू एड्रेस, और ये हिंदी और तमिल दोनों में एक साथ बनी थी। तमिल में नाम था यावरुम नलम। हाँ, और इसका जो आइडिया है ना, वो कमाल का है। मतलब सोचिए जरा, एक टीवी सीरियल जो सिर्फ आपके घर की टीवी पर चले और वो भी आपकी ही कहानी दिखाए। हाँ, यहाँ तक कि जो कल होने वाला है वो आज ही पता चल जाए। सुनने में तो बड़ा रोमांचक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन तब क्या हो जब वो भविष्यवाणियां अच्छी ना हो, डरावनी हो। सही कहा। तो आज हमारे पास इस फिल्म से जुड़ी कई बातें हैं। कहानी के मोड़, उसका मतलब क्या है, किसने बनाई, कैसे बनाई, और लोगों को ये फिल्म आखिर लगी कैसी। हाँ, आज कोशिश यही है कि इस फिल्म के डर, इसके सस्पेंस और जो इसके पीछे गहरे मतलब छिपे हैं, उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की, क्या कहते हैं, चीर फाड़। तो कहानी शुरू होती है मनोहर, आर माधवन ने रोल किया है, और उसकी फैमिली के साथ। ये लोग एक नए नवेले अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। और पता है कहाँ? हाँ, वो नंबर वाला चक्कर, 13वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 13B। एग्जैक्टली। यहीं से वो अजीब वाला फील आने लगता है। और छोटी मोटी चीजें होती भी हैं शुरू से ही। हाँ, जैसे बिल्डिंग की लिफ्ट है, सबके लिए काम करती है, बस मनोहर के लिए नहीं हाँ, करती। घर वाले थोड़ा पूजा पाठ टोटके की बात करते हैं। पर मनोहर थोड़ा मॉडर्न है, वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर घर में आता है एक नया टीवी, और उस पर रोज दोपहर 1 बजे एक सीरियल शुरू होता है, सब खैरियत। और यहीं से फिल्म का सबसे दिलचस्प और डरावना हिस्सा शुरू होता है। ये सीरियल सब खैरियत। हाँ, ये सिर्फ मनोहर की फैमिली के टीवी पर ही क्यों चल रहा है? और कमाल की बात यह है कि सीरियल में जो भी हो रहा है, अच्छा। हाँ, वही सब कुछ मनोहर के परिवार के साथ असल जिंदगी में हो रहा है। छोटी छोटी बातें, खुशियां, पति पत्नी के झगड़े, सब कुछ हूबहू। अरे बाप रे। शुरू में तो घर की औरतें खासकर, उन्हें बड़ा मजा आता है, संयोग समझती हैं, अरे वाह, बिल्कुल हमारी कहानी जैसा सीरियल है। हाँ हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन धीरे धीरे मनोहर को लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मामला सिर्फ संयोग का नहीं है। खासकर तब जब वो बुरी चीजें दिखाने लगता है। बिल्कुल। जब सीरियल में दिखता है कि उसकी पत्नी प्रिया के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है या घर में कुछ बुरा होने वाला है, तब उसका डर हकीकत में बदल जाता है। उफ, ये सोचना ही कितना डरावना है। मतलब आपकी टीवी स्क्रीन आपके किस्मत लिख रही है। सही कहा। और ये आइडिया इतना असरदार शायद इसलिए है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, मतलब टीवी, जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है, उसे ही डर का एक जरिया बना देता है। हाँ, ये तो है। ये फिल्म तो खैर 2009 की है, पर आज के टाइम में देखो, जब हम सब स्क्रीन से इतने घिरे हुए हैं, फोन, लैपटॉप, टीवी, तो ये आइडिया और भी ज्यादा रेलेवेंट लगता है। सही बात है। कहीं हमारी स्क्रीन भी तो हमारी कहानी नहीं लिख रही। सोचने वाली बात है। तो खैर, जब मनोहर को ये एहसास होता है कि भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये तो खतरनाक है, हाँ, वो बुरी तरह डर जाता है। और फिर वो सच्चाई का पता लगाने में जुट जाता है। वो सीरियल बनाने वाली कंपनी तक जाता है। पर वहां पता चलता है कि ऐसा कोई सीरियल उनके रिकॉर्ड में है ही नहीं। मतलब वो सीरियल ऑफिशियली कहीं बनता ही नहीं है। तो फिर क्या पता चलता है उसे? कहीं और से सुराग मिलता है। हाँ, वो और खोजबीन करता है, और तब एक चौंकाने वाला अतीत सामने आता है। उसे पता चलता है कि सालों पहले 1977 में, अच्छा, हाँ, जिस जमीन पर उनकी ये बिल्डिंग बनी है, वहां पहले एक घर हुआ करता था। ओके। और उस घर में रहने वाले एक टीवी न्यूज एंकर थे। उनका पूरा परिवार, मतलब कुल 13 लोग, उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 13 लोग? और अब ये 13वीं मंजिल, फ्लैट 13B। ओह, अब समझा कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन साफ दिखने लगता है। और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये साफ हो जाता है कि उस अपार्टमेंट में जो आत्माएं हैं, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो टीवी सीरियल के जरिए अपनी कहानी बता रही हैं, अपना सच सामने ला रही हैं। मतलब वो एक तरह से कम्युनिकेट कर रही हैं। एग्जैक्टली। वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती हैं, इंसाफ मांग रही हैं। और ये कितना आयरॉनिक है कि मरने वाला परिवार एक टीवी एंकर का था। बिल्कुल। और अब वही आत्माएं अपनी बात कहने के लिए, अपना सच बताने के लिए उसी टीवी का इस्तेमाल कर रही हैं। तकनीक के जरिए न्याय की गुहार। बड़ा ही अनोखा और डरावना तरीका है ये। तो फिर सवाल उठता है कि उन 13 लोगों को मारा किसने था? कातिल कौन था? क्या वो पकड़ा गया था उस वक्त? यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। और सच में ये बहुत शॉकिंग है। कातिल कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, तो फिर? बल्कि एक ऐसा इंसान है जिस पर मनोहर और उसका परिवार शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं,
जो उनका दोस्त, उनका मददगार बन के रहता है। कौन? डॉक्टर बालू तमिल वर्जन में या डॉक्टर शिंदे हिंदी वर्जन में, जिसे सचिन खेड़गिरकर ने प्ले किया है। अरे बाप रे, मतलब रक्षक ही भक्षक। ये तो भरोसे और धोखे का क्लासिक केस हो गया। जिस पर आप सबसे ज्यादा डिपेंड करते हो वही आपकी जान का दुश्मन है। ये डर तो किसी भूत के डर से कम नहीं होता होगा। बिल्कुल। और फिल्म इस धोखे के एहसास को, उस सदमे को बहुत असरदार तरीके से दिखाती है। और फिर जाहिर है जब सच सामने आने लगता है तो कातिल यानी डॉक्टर शिंदे या बालू वो अपने राज को दबाने की कोशिश करेगा। हाँ, वो मनोहर और उसके परिवार को खत्म करने की कोशिश करता है, उनके घर पहुंच जाता है और फिर एक जबरदस्त टकराव होता है। तो क्लाइमैक्स में क्या होता है? फैमिली बच पाती है? आत्माएं क्या करती हैं? हाँ, क्लाइमैक्स बहुत टेंशन वाला है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि कातिल जीत जाएगा, जब वो हमला करने वाला होता है, तब टीवी पर मौजूद वो 13 आत्माएं हरकत में आती हैं। वो अपनी सुपरनैचुरल ताकतों से कातिल को रोकती हैं और आखिरकार कातिल मारा जाता है। ओह, चलो बुराई का अंत हुआ, आत्माओं को इंसाफ मिला और परिवार बच गया। हाँ, ऐसा ही लगता है। एक राहत की सांस आती है कि चलो सब ठीक हो गया। चलो शुक्र है, एक सुकून वाला अंत। या इसमें भी कोई ट्विस्ट है? मैंने सुना है अंत इतना सीधा नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंत में लगता तो यही है कि सब ठीक है। मनोहर के लिए वो लिफ्ट भी काम करने लगती है जो पहले नहीं चलती थी। हाँ। लेकिन फिर आता है असली झटका। फिल्म के आखिरी सीन में घर की टीवी पर वही सीरियल सब खैरियत फिर से शुरू हो जाता है। क्या सीरियल वापस आ गया? पर क्यों? कातिल तो मर गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सीरियल शुरू होता है, मनोहर के मोबाइल फोन पर एक कॉल आती है। किसकी? और जैसे ही कॉल करती है, वो लिफ्ट जो ठीक हो गई थी वो फिर से बंद हो जाती है। दरवाजे बंद। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही डरावना अंत है। मतलब खतरा अभी टला नहीं है, कातिल की आत्मा फोन में आ गई। ये डर का सिलसिला कभी खत्म होगा या नहीं? सही कहा। ये ओपन एंडिंग है जो दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ जाती है और शायद यही फिल्म को और ज्यादा यादगार बना देता है। चैन से सोने नहीं देता। बिल्कुल। अब जरा बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये अनोखी कहानी पर्दे पर उतारी। डायरेक्टर थे विक्रम कुमार। हाँ, विक्रम कुमार। उन्हें अपनी एक शॉर्ट फिल्म थी साइलेंट स्क्रीम, उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो कहानी कहने का उनका तरीका इस फिल्म में साफ झलकता है। और ये हिंदी और तमिल में एक साथ शूट हुई थी ना? ये तो काफी मुश्किल रहा होगा, एक ही टाइम पे दो भाषाओं में सब करना। हाँ, ये बड़ी चुनौती होती है, एक ही सीन को 2 बार शूट करना, अलग एक्टर्स के साथ। जैसे कुछ किरदार थे, मनोहर की माँ का रोल हिंदी में पूनम ढिल्लो ने किया, तमिल में सरण्या पोनोवनन ने। अच्छा। और वो इंस्पेक्टर या डॉक्टर वाला रोल सचिन खेड़ीकर ने दोनों में किया, पर नाम अलग थे, शिंदे और बालू। और आर माधवन और नीतू चंद्रा? हाँ, माधवन और नीतू चंद्रा ने दोनों वर्जन में लीड रोल किया। नीतू चंद्रा की तो ये पहली तमिल फिल्म थी। और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की भी बहुत तारीफ होती है। बिल्कुल, सिनेमेटोग्राफी की थी पीसी श्रीराम ने। वो तो भारतीय सिनेमा के लेजेंड है। हाँ, नाम तो सुना है। वो माधवन के साथ पहले मणिरत्नम की फिल्म अलाय पायोथे में भी काम कर चुके थे, जो हिंदी में साथिया बनी थी। उनकी लाइटिंग, उनके कैमरा एंगल्स वो फिल्म का वो रहस्यमयी और डरावना माहौल बनाने में बहुत मदद करते हैं। और म्यूजिक शंकर एहसान लॉय का था, जो कहानी के मूड को और गहरा बनाता है। फिल्म में सिंबल्स का भी काफी इस्तेमाल है, मतलब प्रतीक, खासकर वो नंबर 13 का। हाँ, नंबर 13 का इस्तेमाल तो बहुत ही साफ है, जैसे वेस्टर्न कल्चर में इसे अनलकी मानते हैं। हाँ, अशुभ। तो फिल्म इसे बार बार सामने लाती है। 13वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 13B, फिर वो 13 लोग जिनकी हत्या हुई थी। ये लगातार एक अनहोनी का इशारा देता रहता है। सही है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है टीवी का प्रतीक। यहाँ टीवी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का डब्बा नहीं है, वो आत्माओं की आवाज बन जाता है, उनके इंसाफ का हथियार। हाँ, ये बात तो है। ये पुरानी भूतिया कहानियों में जैसे आईना होता था या कोई गुड़िया होती थी, उसका एक मॉडर्न रूप है। और कहीं ना कहीं ये मीडिया और टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी पर जो असर बढ़ रहा है, उस पर भी एक सवाल उठाता है। और वो सीरियल का नाम सब खैरियत, जबकि असल में कुछ भी खैरियत से नहीं है। ये नाम ही अपने आप में कितना मतलब व्यंग्यात्मक है। बिल्कुल सही। ये नाम कहानी की उस डरावनी सच्चाई को और ज्यादा उभारता है। और एक और गहरा मुद्दा जो फिल्म उठाती है, वो है डेस्टिनी बनाम फ्री विल का, मतलब किस्मत और मर्जी का। वो कैसे? देखो, मनोहर को टीवी के जरिए पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है ना? हाँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो इसे बदल सकता है
या वो सिर्फ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वो लगातार कोशिश करता है कि वो भविष्य को बदल दे, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी पर हमारा कितना कंट्रोल है। ये तो गहरा सवाल है। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई तब रिएक्शन क्या था? लोगों को कैसी लगी? क्रिटिक्स ने क्या कहा? रिएक्शन थोड़ा मिला जुला था, मतलब मिक्स था। कुछ क्रिटिक्स ने इसकी बहुत तारीफ की, उन्हें इसका एकदम नया आइडिया, हाँ, वो टीवी वाला, हाँ, वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। आर माधवन की एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हुई, पीसी श्रीराम की सिनेमाटोग्राफी की भी। उन्हें लगा कि ये इंडियन हॉरर सिनेमा में कुछ हटके है, कुछ नया है। और जिन्हें पसंद नहीं आई उन्हें क्या दिक्कत थी? कुछ दूसरे क्रिटिक्स को लगा कि कहानी थोड़ी धीरे चलती है, मतलब पेस स्लो है, और स्क्रीन प्ले कहीं कहीं थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उनका मानना था कि आइडिया जितना मजबूत था, उसे पर्दे पर उतारने में थोड़ी और कसावट, थोड़ी और तेजी हो सकती थी। लेकिन बाद में तो शायद इसकी काफी तारीफ हुई। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे बेस्ट इंडियन हॉरर फिल्मों में गिना जाता है। हाँ, बिल्कुल। समय के साथ कई लोगों ने और कई पब्लिकेशंस ने इसे इंडिया की सबसे ओरिजिनल और असरदार हॉरर फिल्मों में से एक माना है। जैसे रेडिफ ने इसे 2009 की टॉप तमिल फिल्मों में शामिल किया था। अच्छा। और कोलाइडर जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने तो इसे अब तक की सबसे बेहतरीन भारतीय हॉरर फिल्मों की लिस्ट में रखा। उन्होंने खास तौर पर इसके अनोखे कॉन्सेप्ट्स और जे हॉरर यानी जापानी हॉरर के जो तत्व है उनके इस्तेमाल की तारीफ की। अच्छा, जे हॉरर ये क्या होता है, थोड़ा बताएंगी? जे हॉरर मतलब जापानी हॉरर फिल्में। उनमें अक्सर भूत प्रेत सीधे सामने आके डराने के बजाय साइकोलॉजिकल डर पर ज्यादा जोर होता है। टेक्नोलॉजी जैसे वीडियो टेप, फोन या इस केस में टीवी वो डर का माध्यम बनती है, और कहानी का टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता। तो 13B में जिस तरह टीवी का इस्तेमाल हुआ है, आत्माओं का बदला लेने का तरीका और वो अंत का अनसुलझा डर, वो कुछ हद तक इसी जापानी हॉरर स्टाइल से मिलता जुलता लगता है। समझ गया। और बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया इसने? हिट थी या फ्लॉप? यहाँ कहानी थोड़ी अलग है दोनों वर्जन के लिए। जो तमिल वर्जन था यावरुम नलम, वो बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा, उसने करीब 13 करोड़ रुपए कमाए। अच्छा। लेकिन जो हिंदी वर्जन था 13B, वो उतना सफल नहीं हो पाया। उसने करीब 10 करोड़ का ही बिजनेस किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर मतलब ठीक ठाक ही माना गया, बड़ी कामयाबी नहीं मिली। ये भी दिलचस्प है कि एक ही फिल्म, एक ही कहानी पर दो भाषाओं में अलग अलग रिजल्ट। और मैंने सुना है कि इसके डायरेक्टर ने बाद में एक वेब सीरीज बनाई जो इसी तरह के आइडिया पर थी। क्या वो इसका सीक्वल जैसा कुछ है? हाँ, ये बात भी काफी चर्चा में आई थी। इसी डायरेक्टर विक्रम कुमार ने 2023 में Amazon प्राइम पर एक वेब सीरीज बनाई, दूथा। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। उसमें अखबार में छपी खबरें सच होने लगती हैं और मेन कैरेक्टर की जान खतरे में पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो मिलता जुलता है। बिल्कुल। तो इसके बाद से कई फैंस ये मानते हैं कि शायद 13B और दूथा एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है, या दूथा एक तरह से 13B का सीक्वल है, या मतलब स्पिरिचुअल सक्सेसर है। पर डायरेक्टर ने खुद कभी इस पे कुछ साफ साफ कहा नहीं है, अटकलें ही हैं। वाह, ये तो वाकई एक ऐसी फिल्म है जिस पर जितनी बात करो कम है। एक एकदम हटके डरावना आइडिया, हॉरर के साथ सस्पेंस और थ्रिल का बढ़िया मिक्सचर, और फिर टेक्नोलॉजी, किस्मत, भरोसा, धोखा, इन सब मुद्दों पर सोचने को मजबूर करने वाली कहानी। बिल्कुल। और इन सारी बातों से जो हमने डिस्कस की, एक सवाल जहन में आता है जो सीधे तौर पर इन स्रोतों से ही जुड़ा है। क्या? जैसे उस फिल्म में टीवी ने मनोहर के परिवार की हकीकत को, उनकी किस्मत को बदल दिया। क्या आज के ज़माने में हमारे हाथ में जो ये डिवाइसेस हैं, जो स्क्रीन हम दिन भर देखते हैं, फोन, लैपटॉप, हाँ, इन पर जो कहानियाँ आती हैं, जो खबरें आती हैं, जो जानकारी मिलती है, क्या वो भी अनजाने में हमारी सोच को, हमारे नज़रिए को और शायद हमारी असलियत को भी इसी तरह बदल रही हैं? क्या हम भी किसी ऐसी कहानी के किरदार बनते जा रहे हैं जो हमारे स्क्रीन के जरिए हम तक पहुंच रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।